So yes, so our topic for today is on page 330, order of reaction. ठीक है, अगर आपको रेट समझ आ जाता है, रेट इक्वेशन लिखनी आ जाती है, रेट कांस्टेंट का अंदाजा हो जाता है जो कि हम केस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये शो करता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएजेंट की या रिएक्टेंट की कितना अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट वो पावर होती है जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रेज किया जाता है रेट इक्वेशन में। बहुत आसान, ये इतनी डेफिनेशन पढ़ के मे बी आपको मुश्किल लगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ऑर्डर क्या होगा, देखिए गौर से देखें, ये सेकंड पॉइंट इधर हमारे पास दिया हुआ है, इसमें रेट इक्वेशन लिखी हुई के और आगे ब्रैकेट्स में हमारे पास NO है और NO की पावर क्या है 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो सिंपली वो नंबर होता है जो पावर के तौर पे हमने रेज किया होता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये जहां पे 2 नजर आ रहा है तो 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सिंपल। अब इससे ऊपर वाली इक्वेशन देखें, एक H2 लिखा हुआ है, एक I2 लिखा हुआ है। H2 का पावर क्या होगी, जब पावर कुछ नहीं लिखी होती then the power is considered to be 1। ठीक है, I2 की कितनी होगी 1, 1 + 1 2। ठीक है, थर्ड पे आए, H2 1 है पावर, NO के ऊपर पावर ऑलरेडी लिखी हुई है 2, 2 + 1 3। ठीक, इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। सो इट्स वेरी सिंपल कि जिस पावर पे कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की रेज किया हुआ रेट इक्वेशन के अंदर, उस पावर को लें और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पावर्स हैं तो उन्हें सिंपली ऐड अप कर लें। ठीक, जैसे यहाँ H2 के लिए 1 और NO के लिए 2 है हमारे पास थर्ड एग्जांपल में। लेट्स यूज अ स्पॉटलाइट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 तक, 14 कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सर मैं खुजामत से बात कर रहा था। अच्छा वो कोई और चीज, अच्छा वो ओके टेस्ट का पूछ रहा था। ओके, सो हमारे पास जो है ये 2 NO के लिए और H2 के लिए 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। सो बहुत सिंपल सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रेट इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट होता है, ऑर्डर उसी कॉन्सेंट्रेशन या उसी पावर के बराबर होता है। कोई ऐसी इक्वेशन जिसके लिए आपके पास दो चीजें होती हैं, मसलन यहाँ इसने NO की एग्जांपल जो कोट की थी वो मैंने की है, वही इसने भी की हुई है कि ये जो 2 है ये बता देगा। ठीक, इसे बोलते वक्त हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। 2 ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलते, 1 ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलते, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें बड़े आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकता है। मसलन देखें, आपके पास रेट जो है वो KH2 है और NO की पावर ट्वाइस है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। H2 के हिसाब से रेट फर्स्ट ऑर्डर है, NO के हिसाब से रेट सेकंड ऑर्डर है, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। ये इस तरह से समझ आना चाहिए। क्या ये एग्जांपल क्लियर होती है आप लोगों को? नहीं सर, नो गौर से सर। देखें, इस एग्जांपल को गौर से देखें। देखें, रेट जो है वो इक्वल है कांस्टेंट के, आगे H2 की पावर क्या है 1, NO की पावर क्या है 2, राइट? तो जी सर। अब अगर रेट को देखेंगे हाइड्रोजन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा फर्स्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर नंबर क्या आता है 1। पावर देखनी है, और अगर कोई पावर नहीं जी लिखी सर। होती तो द पावर और द एक्सपोनेंट इज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड टू बी 1। दैट्स बेसिक मैथमेटिक्स, राइट? और अगर रेट जी को हम सर। देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू NO, तो NO की पावर क्या है 2। 2। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू NO क्या होगा सेकंड ऑर्डर। 2 को हम 2 ऑर्डर नहीं बुलाते, सेकंड ऑर्डर कहते हैं। 1 को 1 ऑर्डर नहीं कहते, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अब ओवरऑल रेट देखें सारे के हिसाब से, H2 का रेट कितना था 1, NO का कितना है 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3। ओवरऑल का थर्ड ऑर्डर। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रेट इंडिविजुअल स्पीसीज के हिसाब से कैसे होंगे और ओवरऑल कैसा होगा। इंडिविजुअल स्पीसी में सिंपल उसकी पावर रेट का ऑर्डर दे देता है। ठीक है ना, H2 की पावर थी 1, तो रेट जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से आएगा। NO की पावर है 2, तो रेट ऑटोमेटिकली सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ओवरऑल करते हैं तो H2 का 1 और NO का 2 ऐड होके 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो रेट के हिसाब से थर्ड ऑर्डर बनता है ये रिएक्शन। ठीक, 1 को फर्स्ट ऑर्डर कहते जी हैं, सर। 2 को सेकंड ऑर्डर कहते हैं, 3 को थर्ड ऑर्डर कहते हैं। अब वो आपके लिए सही। जी सिंप्लीफाई सर, कर रहा है। समझा इस गया। एग्जांपल को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें A और B के हिसाब से रिएक्टेंट्स,
और a की पावर को m कंसिडर कर लें, b की पावर को n कंसिडर कर लें, तो a और b कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे रिएक्टेंट्स के, m और n उनके ऑर्डर्स हो जाएंगे। वैसे तो ये पावर थे पहले तक, लेकिन अब हम इन्हें ऑर्डर बुलाया करेंगे, ठीक। और वैल्यू m और n की कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, इवन कभी कभार इससे भी बड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी वैल्यू m और n की है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन नंबर, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 के की जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर इसमें से नहीं है तो वो 0 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। ये भी चीज क्लियर होती है लास्ट पॉइंट। जी सर। यानी अगर दो रिएक्टेंट्स थे और कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रेट इक्वेशन के अंदर ऐड ही नहीं होता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से रेट अफेक्ट ही नहीं होता। हम कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करने का अंदाज देखना हो तो हम उसे 0 ऑर्डर उस हिसाब से कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इट 0 ऑर्डर। और ऑर्डर इसका एग्जिस्ट जो है ना, वो रेट इसका अफेक्ट ही नहीं होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक। अगर वो 0 हो, वो कंसिडर ही ना किया। हम और एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह से क्लियर हो। ऑर्डर रिएक्शंस के हमेशा होल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनके ऑर्डर फ्रैक्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, हम इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। जब इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का 1.5 है। अब ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल है, ठीक है। रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CH3CHO के, और वो 1.5 उसकी पावर है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा वो 1.5 होगा। जो फ्री रेडिकल्स के रिएक्शंस होते हैं वो अमूमन फ्रैक्शनल ऑर्डर रखते हैं, और फ्री रेडिकल रिएक्शंस हमने एएस में डिटेल में पढ़ रखे हैं, याद है ना। जो क्लोरीनेशन ऑफ जी सर। मीथेन थी वो एक फ्री और रेडिकल रिएक्शन था। हमने काफी डिटेल में एएस में डिस्कस किया था, और उसके ढेर सारे रिएक्शंस थे जो सब्सिक्वेंट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह हम लिखते आते थे। मीथेन में 4 स्टेप रिएक्शन था, इथेन में 6 स्टेप रिएक्शन था। ऑनवर्ड्स जितने ज्यादा बड़ा अल्केन होता जाता था उतने ही स्टेप रिएक्शंस इंक्रीज होते जाते थे। ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ये पहले चीजें हम एएस में कर चुके हैं। तो हमने कुछ चीजें कंफर्म कर ली। अब इन रूल्स के हिसाब से हम कुछ वर्कड एग्जांपल्स करते हैं और ये देखते हैं कि के यूनिट्स कैसे वेरी करेंगे। के यूनिट्स डिफरेंट तरह से वेरी करते हैं। के यूनिट्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि उसके सिंपल यूनिट्स आ जाएं, मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर सेकंड। के यूनिट्स ऐसे भी हो सकते हैं के कोई यूनिट्स हो ही ना, ठीक है। तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। अब स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन देखिए, रेट जो है वो इक्वल है, एग्जांपल देता जाएगा टेबल 22.2 से, ठीक है, 22.3 से, और उससे एक्सप्लेन करता जाएगा। एक मिनट में आपको एक दफा टेबल दिखा दूं। ये देखिए, ये टेबल गौर से देख ले। पहला है KH2I2, दूसरा है KNO ट्वाइस, तीसरा है K into H2 और NO ट्वाइस, और चौथा है K BrO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव ट्वाइस, ठीक। इन सारे को हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं उस एग्जाम्पल में और बता रहे हैं। सबसे पहले पे आते हैं K into H2 and I2। K की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? रेट ओवर H2I2 के, ठीक है। रेट का आंसर क्या होता है? मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर सेकेंड। H2 की कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी? मोल पर डेसिमीटर क्यूब में। I2 की भी किसकी होगी? मोल पर डेसिमीटर क्यूब में। यूनिट्स को कैंसिल करें, अपना आंसर निकालें। वेरी सिंपल। ये चीज क्लियर होती है? ये बहुत बेसिक यूनिट्स निकालने का मेथड है। अगर पहले का मेथड क्लियर होगा जी सर। सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर पहले का नहीं वैसे ही होगा, है, पहले करते रहे वैसे ही है जैसे पहले करते रहते। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। बस ये कि के को निकालने के लिए हम थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर, हाँ रीअरेंज किया हुआ है, राइट, दैट इज करेक्ट, ठीक। अच्छा, ध्यान करना है कि जब यूनिट 1 लाइन में लिखते हैं तो इंडाइसेस जो डिनोमिनेटर की होती हैं वो साइन चेंज कर लेती हैं। मसलन जब ये मोल पर डेसिमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो मोल नेगेटिव में हो जाएगा, जैसे इसने लिखा हुआ है। डेसिमीटर जो पर डेसिमीटर था वो सिंपल डेसिमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जब इंडाइसेस को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। जी सर, ये वैसे ही है जैसे मैथ में इंडाइसेस वाला चैप्टर पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। है। सिंपल रूल्स हैं। We usually put the unit with the positive index first. पॉजिटिव वाला पहले आएगा, नेगेटिव वाले सारे बाद में आएंगे। बोलते वक्त भी हम ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव वाले पहले बोलते हैं, नेगेटिव वाले बाद में बोलते थे। जैसे मुझे रेट के लिए बोलने की आदत थी मोल
पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो पर वाले बाद में आते हैं और सिंपल या पॉजिटिव पहले आता है। ठीक, और फॉरगेट नहीं करना है कि आपका एस नेगेटिव साइन अराइज करता है यूनिट्स ऑफ रेट से, यानी रेट में हमेशा सेकंड भी शामिल होगा, क्योंकि रेट जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, विदाउट रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, K/H2 और NO ट्वाइस। हम इसके लिए दोबारा रीअरेंज करेंगे K की वैल्यू निकालने के लिए, जिस तरह अभी रूल बताया, रेट हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा। H2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन, NO के लिए कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यूनिट्स स्क्वायर में आ जाएंगे। आप माय कट कर लें, जो चीजें कट करने की जरूरत है, इंडाइसेस को एक लाइन में ले जाएं, और ऑफ कोर्स उनके साइंस चेंज होंगे। डेसीमीटर क्यूब का जो स्क्वायर था पर डेसीमीटर क्यूब में, वो सिंपली डेसीमीटर रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। मोल का जो स्क्वायर था वो मोल पर मोल स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिर अगली एग्जांपल्स भी आती जाएंगी। उसने अगली एग्जांपल्स कोट की हुई है क्वेश्चन नंबर 6 तक के, आप इजीली इनके यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता कैसे चलेगा। एक बड़ी सिंपल से तरीके से थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी स्पीसी के हिसाब से फर्स्ट, किसी भी स्पीसी के हिसाब से सेकंड, और ओवरऑल किसी डिफरेंट तरीके से आ सकता है। ठीक है ना, वो ऐड अप करना होता है। ये तो हमने स्टडी कर लिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा और हमें पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली, यानी जो हम निकाल रहे हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात एक्चुअली मैं कर रहा हूँ कल वाले टॉपिक से। कल वाले टॉपिक में से मैं एक छोटी सी चीज रिवाइज करूंगा ताकि खुजैमा, रोमा इनमें से किसी को मसला ना हो। जब हम रेट इक्वेशन लिखते थे तो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन और रेट इक्वेशन में बहुत फर्क हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई रिएक्टेंट स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन में हो लेकिन रेट इक्वेशन में शामिल ना हो। एग्जांपल नंबर 2 को गौर से देखें। रिएक्टेंट में NO भी शामिल है, CO भी शामिल है, O2 भी शामिल है, लेकिन रेट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ NO अपना रोल प्ले कर रहा है। रेट NO की कॉन्सेंट्रेशन के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा। बेटा आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप इसे एक्सपेरिमेंटली नहीं कंडक्ट करते। ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट इक्वेशन वी हैव टू कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हम करते हैं तो हमें पता चलता है किस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और कितनी पावर के साथ डिपेंड कर रहा है। हो सकता है किसी रिएक्टेंट पे ऑल टुगेदर डिपेंड ही ना करता हो, जैसा कि इन एग्जांपल्स में ऐसा हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन पे वो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। यानी आपको रिएक्शंस के बारे में कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी। आप इसे ज़बानी रट्टा नहीं लगा सकते, दुनिया के सारे रिएक्शंस किसी को भी नहीं पता हो सकते। सो दिस वुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर ये ना हो तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना होगा एक रेट इक्वेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट इक्वेशन होगी तो उसकी पावर से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। इसलिए मैं इस तरह अंदाज में बात कर रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रिएक्शन रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट, उससे पता चलाया जा सकता है। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हो रिएक्टेंट या अगेंस्ट टाइम, ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है। रिएक्टेंट अगेंस्ट टाइम का मतलब रिएक्शन रेट ही होता है, ठीक है। लेकिन पहले ग्राफ में और दूसरे ग्राफ में थोड़ा सा फर्क अभी भी है, तो हम उसे करते हुए एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आगे हर एक को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड वन इज टू रिड्यूस सक्सेसिव हाफ लाइफ्स फ्रॉम ग्राफ्स ऑफ कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। वंस अगेन कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का जो हमारा रिएक्शन रेट है ग्राफ बन जाता है, उसके जो सक्सेसिव हाफ लाइफ्स होती हैं उनसे हम आंसर निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम डिटेल में करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है कि अगर हमारे पास रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ एग्जिस्ट करता हो, जो ग्राफ होता है रिएक्शन रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, इट टेल्स अस वेदर द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी पर्टिकुलर रिएजेंट के हिसाब से भी और ओवरऑल भी। ये बहुत रेयर होता है कि आपको ऑर्डर हो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएजेंट जो कि हायर हो सेकंड ऑर्डर से। यूजुअली पर्टिकुलर रिएजेंट्स जो होते हैं वो सेकंड ऑर्डर तक जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो शेप्स एक्सपेक्टेड होती है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, वो उस हिसाब से दी होती है। ग्राफ को देखते हैं, आपको ग्राफ को देख के मेरी बात का बड़ी आसानी से अंदाजा हो जाएगा। जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस सारे इस ग्राफ में दिए हुए हैं।
एक ही ग्राफ मिल दिया हमें। याद रखिए ये एक ही इस तरह ग्राफ आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ वो वाली लाइन ड्रॉन होगी जो उस स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए है। मसलन जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एक स्ट्रेट लाइन आता है। होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पे है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, रिएक्शन रेट वाई एक्सिस पर है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड में। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से रिएक्शन रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो था वही रहा। इसको जीरो ऑर्डर कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जब स्ट्रेट लाइन आएगी तो आप इसे जीरो ऑर्डर करेंगे assume। फिर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर को देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर आपके पास एक स्ट्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन है, सही? यानी कि आपके पास जब भी ऐसा ग्राफ होगा जिसमें स्ट्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड की लाइन होगी, आप उस रिएक्शन को फौरन एज्यूम कर लेंगे टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है? इसी तरह से सेकंड ऑर्डर को और से देखें, सेकंड ऑर्डर जो है उसमें उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ता है, शुरू में स्लो और बाद में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। ठीक? अच्छा, बीइंग मैथ स्टूडेंट्स, मेरे पास इस वक्त क्लास में मेरा ख्याल है सिर्फ मैथ स्टूडेंट्स हैं, राइट? जी सर। हाँ, जी सर। व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू बेटा अबाउट दीज ग्राफ्स इज प्योरली मैथमेटिकल। होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ ड्रॉन हो आपके सामने, वहां पर हो सकता है कि आपके सामने टेबुलेटेड फॉर्म में हो, पहले आप ग्राफ बनाएं और उसकी कर्व से फिर अंदाजा लगाएं। सही? तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई टेबल दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यूज का, तो ग्राफ बनाए बगैर उसकी वैल्यू से अंदाजा आ जाएगा। कैसे? और से देखें, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा कि x की वैल्यू तो इंक्रीज करती रहेगी लेकिन y की वैल्यू मुसलसल कांस्टेंट आएगी टेबल के अंदर। ये बात समझ में आती है ना? लेट्स सपोज यहाँ पर वैल्यू 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो x की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी टेबल के अंदर, लेकिन y की वैल्यू एक जैसी रहेगी। सो अगर आपके पास कोई ग्राफ नहीं बना हुआ बल्कि टेबुलेटेड वैल्यूज हैं और उसमें y की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, एक सेम वैल्यू टेबल के स्टार्ट से एंड तक जा रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एज्यूम कर लें, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू से नजर आ गया है ना। मैथ्स के स्टूडेंट तो ऐसा ही होता है ना कि उसके सामने वैल्यू जी लिखी हो सर। जिससे उसको मतलब ग्राफ जैसे बनाना हो। सर हमें ओ लेवल में एक टेबल बना के दिया होता था, इसका ग्राफ बनाए, उस तरह की हाँ सिचुएशन। बिल्कुल, वैसा अगर टेबल बना हो और एक्स एक्सिस वाली चीज की वैल्यू इंक्रीज होती हो लेकिन वाई एक्सिस पे की वैल्यू लिखी हो 10 10 10 10 10, हर सेल में एक ही वैल्यू लिखी आ रही है, तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में तो y की वैल्यूज भी बदलती हैं और x की भी बदलती हैं। सिर्फ जीरो ऑर्डर ऐसा है जिसमें x की वैल्यू तो बढ़ती जाती है, ये देखें ये बढ़ती जा रही है x पे इंक्रीज, y की तरफ कोई इंक्रीज नहीं है, वैल्यू सेम ही रहती है। राइट? वैल्यू से ही अंदाजा हो गया ना मैथमेटिकली स्पीकिंग, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक? दूसरी तरफ आए, फर्स्ट ऑर्डर पे आए, गौर से सर देखिए लिखा हुआ है k into r। जी बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर 5 में आएंगे ना, 4 में तो पेपर 5 नहीं आएंगे। डेफिनेटली पेपर 5 4 में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पेपर 5 में तो रिएक्शन रेट का एक आधा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो जरूर होता है। आपको याद था आईजीसीएसई के प्रैक्टिकल्स, जीसीएसई के भी प्रैक्टिकल्स में, और इसी तरह से एएस का जो हम प्रैक्टिकल पेपर कर रहे थे, आईटीपी थे जो भी थे, एक में प्रैक्टिकल एक में एटीपी था, तो हमारे पास कुछ छोटे क्वेश्चंस भी होते थे और कुछ बड़ा क्वेश्चन भी होता था। एक से दो बड़े क्वेश्चन टाइट्रेशन टाइप जो हमने जीसीएसई में किए हुए थे, ठीक है, और फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे जो पेपर के मार्क्स पूरे करते हैं। A2 वाले एटीपी में भी ऐसा ही है, जो एक मेन बड़ा क्वेश्चन होता है उसके अंदर चांसेस कि वो रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा होते हैं। आप पास्ट पेपर्स उठाएं, पेपर 5 की बुकलेट उठाएं, टॉपिकल में तो नहीं वो मिलेगी अनफॉर्चुनेटली, ईयरली में मिलेगी। हर साल को देखें, हर साल ही रिएक्शन रेट है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें बड़े क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। बात क्लियर हो गई? जी सर। अब आते हैं जी। फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन देखिए जो ग्राफ में लिखी हुई है, ये छोटी सी लिखी हुई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रेट जो है वो डायरेक्टली आर की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा।
कॉन्सेंट्रेशन 10 से 20 पे गई तो रेट भी उसी तरह से डबल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, रेट भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, रेट भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे इंक्रीजिंग वैल्यूज का जो टेबल हो, उस टेबल पे टेबल की वैल्यूज को देख के आपको अंदाजा देना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, मैं इसे आसान तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया करता हूं और मैं अभी आपको भी इसे आसान तरीके से समझाऊंगा। वैल्यूज गौर से नोट करें। अगर आपके पास वैल्यू आती है 1, फिर आती है 2, फिर आती है 3, फिर आती है 4, फिर आती है 5, फिर आती है 6, अगर यूं वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा। क्यों? क्योंकि आर के अंदर जो जो वैल्यू पुट होगी वैसे ही हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यूज भी आएंगी। फिर इधर भी इसी हिसाब से होगा। इस तरह से मैं लिख तो नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ कर लेते हैं यूं। ये होगा 1, फिर यहाँ होगा 2, फिर यहाँ होगा 3, फिर यहाँ होगा 4, फिर यहाँ होगा 5, फिर यहाँ होगा 6, फिर यहाँ होगा 7। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जो आर की वैल्यू एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा के से मल्टीप्लाई होके। राइट, ये बात समझ आती है? लेट्स सपोज के 1 है, लेट्स सपोज के की वैल्यू 1 है, तो जो भी आर की वैल्यू एक्स एक्सिस से निकलेगी वो ही रिएक्शन रेट की वैल्यू भी आ जाएगी इक्वल के दूसरी तरफ। ऐसे ही होगा ना? जी सर। जी सर। यहाँ पे तो देखिए सिर्फ के था, रिएक्शन कोई कॉन्सेंट्रेशन थी नहीं, तो y की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी, वो हमेशा एक जैसी रहती थी, कांस्टेंट जितनी। लेट्स सपोज कांस्टेंट k को 1 कंसीडर करते जाएं। तीनों एग्जांपल्स जो मैं अभी कराऊंगा उसमें k को 1 कंसीडर करते जाएं। ठीक, ये हो गया। अब आए सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर में ये जो केस है, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाता है। लेट मी अरेज दिस पार्ट फॉर यू। हम ऐसा करते हैं सर इस मेरा पार्ट को। क्वेश्चन है हाँ जी, कहें। सर, ये फर्स्ट ऑर्डर में हम इस तरह बोल सकते हैं इसको कि ये y इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा, मतलब, और k की वैल्यू एक एग्जैक्टली। आप बस मैथ्स में ये होता है कि हम टर्म्स डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं केमिस्ट्री से, तो अगर जी। आप वहाँ y इस्तेमाल करें तो यहाँ वो ऑर्डर ऑफ या रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और वहां पर अगर आप x कह रहे हैं तो यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सर बस एक और क्वेश्चन है जी, सर, ये जीरो ऑर्डर का जो है लाइन सर, वो ऊपर से शुरू हुआ है, बाकी सबका जीरो से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते होगा रेट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के हिसाब से रिएक्शन रेट पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा तो रिएक्शन रेट ज्यादा। लेकिन आपका क्वेश्चन है ओरिजिन के बारे में जहां पर जीरो आंसर आता है, तो याद रखिए कि रिएक्शन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा जीरो ही होता है कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हम करेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास जीरो कंसिडर होगी व्हेन नॉट डिपेंडिंग, ठीक है, ओरिजिन से शुरू होगी। लेकिन जैसे ही टाइम कुछ भी आए, जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी पास होगा, तो जो भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, चूंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास उनकी वैल्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन जीरो ऑर्डर से कंपेयर करके है, तो जीरो ऑर्डर वाला भी साइड समझ ले ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। जीरो ऑर्डर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, विच मींस के जो है वो इटसेल्फ ओनली डिपेंडिंग कांस्टेंट है और आर की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो आर की वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, ये स्टार्ट में जीरो थी और बाद में बढ़ गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। जो भी के की वैल्यू होगी वही जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये लाइन यहाँ ड्रॉ होना जरूरी नहीं है, ये हो सकता है बहुत नीचे हो बिल्कुल इसके साथ। और बास केसेस में पास पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर के रेट की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से ऐसे एक सेकंड, एक जरा सा हिस्सा ऊपर होती है, 1 मिलीमीटर हार्डली। बास केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल टॉप पर होती है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह अली हमने कल एग्जांपल दी और मैं मुसलसल कोट कर रहा था फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल, तो ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी ये ऊपर चला जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी ये लाइन नीचे आ जाएगी, लेकिन ये रहेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। द पॉइंट अबाउट इट इज दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट डजंट मैटर कि ये बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, और बहुत ऊपर और बहुत नीचे कंसंट्रेशन की वजह से हरगिज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन जो भी स्टार्ट में था कंसंट्रेशन के ऊपर वो बिल्कुल भी टोटली इंडिपेंडेंट है उससे, तो वही एंड तक भी रहेगा। इसका मतलब है कोई और फैक्टर इस ग्राफ लाइन को चेंज कर सकता है।
कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एग्जांपल फोटोसिंथेसिस की थी और उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैंने लाइट इंटेंसिटी बताई थी, लेकिन लाइट इंटेंसिटी तो यहाँ डिस्कस ही नहीं हो रहा, मतलब एक्स या वाई एक्सिस में शामिल ही नहीं है, तो ग्राफ में ये वैल्यू चेंज भी नहीं होगी। डजंट मैटर कहाँ पर है ये लाइन, ग्राफ में बहुत ऊपर है, सेंटर में है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पास है, ये इवन एक्स एक्सिस के ऊपर है, लाइट भी नहीं पड़ रही होगी, तो ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। मतलब फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम पे तो कहीं ऊपर लाइन ड्रॉ होगी, फोटोसिंथेसिस रात के टाइम जो होगा वो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होगी। ऊपर से मतलब डिफरेंस नहीं है, इस तरह से होगी कि एक्स एक्सिस में और स्ट्रेट लाइन में फर्क ही ना पता चले, डबल लाइन जैसे ड्रॉ होती है। ठीक, जी सर। बात क्लियर हो जी गई? सर। जी। अच्छा, अब उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। के में आर की वैल्यू शामिल नहीं थी, लिहाजा ये स्ट्रेट लाइन, ये के और आर चूंकि सिर्फ आर की वैल्यू चेंज होती है तो एक्स एक्सिस के हिसाब से होगा। ये के और आर सेकंड ऑर्डर का ये डिफरेंट है, इसको नोट करें कि ये वाला जो के और आर है इसमें आर का स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर के हिसाब से समझे, स्क्वायर में एक्चुअली मैथ्स में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, लिहाजा केमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। कैसे? आर के अंदर 1 की वैल्यू रखें, यहाँ आंसर क्या आएगा? y का 1। r के अंदर 2 की वैल्यू रखें, आंसर क्या आएगा? 4। फिर क्या आएगा? 9। फिर क्या आएगा? 16। फिर क्या आएगा? 25। फिर क्या आएगा? 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 256, whatever the values goes on, ठीक है? डायरेक्ट 216 नहीं आता, सॉरी, पहले 196 आता है, फिर 225 आता है, फिर आगे आता है 256, ठीक है? So that goes on in the same way. I don't know कि आपको इतने मेंटल मैथ्स में इतने स्क्वायर्स याद हैं या नहीं, होने चाहिए लेवल के लेवल पे, क्योंकि सैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी याद नहीं ना, मजे में बैठे हुए, सैट में पता चलेगा ये रट्टे सैट में मैंने भी लगाए थे, आपको भी लगाने पड़ने हैं। 10 तक याद किए हुए। 10 तक नहीं आनी चाहिए, 25 तक आनी चाहिए, वरना सैट में आप स्लो हो जाएंगे। माइंड इट, मैंने 20 तक तो अभी 25 आपको तक। जुबानी सुना दिया। 25 आप तक। जी, these are the basic things that you need to सर मुझे memorize. तो 7 और 8 के टेबल याद नहीं आते। मुझे टेबल की जुबानी याद है। इतना भी नहीं अब। आपको सर 12 टेबल तक तो 20 वैसे तक, बंदे को याद होते हैं, 20 तक के टेबल और स्क्वायर्स 25 तक, और 25 के बाद मेजर स्क्वायर्स 25 के बाद भी याद होने चाहिए, जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये मेजर स्क्वायर्स हैं। 25 के बाद ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, मुझे याद है। मतलब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज सैट में याद की थी, उस टाइम की याद की हुई, आज भी याद है, और आपको भी ये वैसे मेहनत सर करनी सैट पड़ेगी। अब डोंट आसान टेक हो इट गया है इजी। उस वक्त से। हाँ, सैट आसान नहीं हुआ, सैट टेक्निकल हो गया, लेट मी टेल यू। जी सैट आसान नहीं हुआ, जी सैट सर। टेक्निकल हो गया। हमारे टाइम में बेशक थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अब टेक्निकल ज्यादा है। हमारे टाइम में लेस टेक्निकल था, मेमोराइजेशन ज्यादा थी। आई वाज गुड एट मेमोराइजेशन, तो मेरे लिए उस वक्त सैट मुझे इजी लगा करता था, बाकी किसी भी और मेरे कलीग की निस्बत। ठीक, वैसे भी उन्होंने जितने भी सैट में रट्टे लगाए थे वो आज भूल चुके हैं। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जिसको वो रट्टे आज भी याद है। Take it as a curse or a blessing, I don't know. I definitely count it as a blessing, सर लेकिन कोई है। और भी टिप्स दे दे, मैंने नेक्स्ट मंथ देना है सैट इंशाल्लाह। फिर सेपरेटली करेंगे, क्लास में टिप्स नहीं करती, ठीक है ना? जरूर करेंगे, जी किसी सर। क्लास में करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री को हट कर, जब केमिस्ट्री हो जाए, समटाइम्स मैं लास्ट 10-15 मिनट्स में जो ना वो खत्म कर देता हूँ क्लास। आपने सारे टिप्स लेने हो, कोई एक टॉपिक उठा ले, हम वो टिप्स डिस्कस कर लेंगे। इवन मैं मैथ्स की टिप्स भी डिस्कस कर सकता हूँ, मैंने वो पार्ट भी किया हुआ है, अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक, बैक सॉल्विंग टेक्निक्स, इस तरह की चीजें, बट विल जी डू सर। दैट लेटर। क्या ये आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज स्क्वायर से समझ में आता है? जी सर। जी सर। क्योंकि स्क्वायर्स के केस में आपके पास x की वैल्यू अगर 1 इंक्रीज होती है तो आगे आगे इंक्रीज बढ़ता जाएगा। मसलन लेट मी क्लैरिफाई माय पॉइंट, 1 और 4 के दरमियान 3 का गैप है, 4 और 9 के दरमियान 5 का गैप है, ये ऑड नंबर्स में इंक्रीज होते हैं। ग्राफ्स हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं सैट के लिए, ये भी करने होते हैं। ये जो भी किया ना, 4 - 1 = 3, 9 - 4 = 5, अब ये 3, 5, 7, 11 इस तरह से गैप्स इंक्रीज होंगे ऑड नंबर्स में, ठीक? और ऑड नंबर्स में जब गैप्स इस तरह से इंक्रीज होते हैं तो वो फिर आगे चल के और बढ़ता जाएगा। मतलब 25 के बाद आपके पास 36 आएगा, 36 के बाद फिर 49 आएगा, इसी तरतीब से ये इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये स्टार्ट में स्लो और बाद में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होता है। लिहाजा इस तरह का इंक्रीजिंग ट्रेंड ग्राफ, जिसे पता नहीं
हाइपरबोलिक इंक्रीज कहते हैं या पैराबोलिक इंक्रीज कहते हैं, ये मुझे याद नहीं है मैथ्स के हिसाब से, बहल इसे पैराबोलिक सही है। पैराबोलिक इंक्रीज कहते हैं, राइट। पैराबोलिक आई हाँ, थिंक तो ये जी सर। पैराबोलिक इंक्रीज देख लीजिएगा, लुक इट अप, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक इंक्रीज है। ये सर स्ट्रेट ये लाइन हाफ इंक्रीजिंग पैराबोला ट्रेंड है। बन रहा है ना, हाँ, तो बस फिर इसे पैराबोलिक नेगेटिव में इंक्रीज जाएंगे कहते तो होंगे, ये वो हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीज है, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और सेकंड ऑर्डर के लिए जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी बोलते हैं इसे, सिंपल लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में एक्चुअली, और मैथमेटिक्स में मेरा ख्याल है इसे पैराबोलिक इंक्रीज ट्रेंड बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज ऐसे ही सीधा ऊपर को बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ्स देखकर, और आपके पास एक टाइम में एक ही ग्राफ वहां पर होगा, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किस तरह से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, करना है हमने। अब हम सेपरेट वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डाटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। नाउ स्ट्रेट लाइन को जहन में रखें जीरो ऑर्डर के लिए, इसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हमारे पास दिया भी यही हुआ है। एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया गैस की, हम उसे एक्चुअली हॉट टंगस्टन से पास करके कैटालिटिक रिएक्शन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, and we're converting it into nitrogen and hydrogen. The rate equation for this experiment actually does not depend upon the concentration of ammonia. ठीक है, plot of reaction rate against concentration is a horizontal straight line as given in the graph below. ठीक है, the reaction rate does not change with concentration. For a zero order reaction, K is numerically equal to reaction rate. जो भी reaction rate start में होता है वो n तक same रहता है. This is because any number to the power of 0 is equal to 1. तो आपके पास जो भी यहाँ पर NH3 ना होता, दुनिया का कोई भी और reactant होता, लेकिन उसकी power 0 होती तो आंसर वो 1 ही आता. तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 अगर कर ली जाए तो आंसर 1 आता है. सो इट डज नॉट, सिंपली स्पीकिंग, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट. ये चीज रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, किसी और चीज पे डिपेंड करता होगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस फोटोकेमिकली स्पीकिंग लाइट डिपेंडेंट होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कंप्लीटली कैटलिस्ट डिपेंडेंट होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट से फर्क पड़ता है। समटाइम्स जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है हॉट टंगस्टन जैसी, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ए लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा हो जाए। समटाइम्स इस तरह का हॉट टंगस्टन एक्सपेरिमेंट होता है, तो ऐसा होता है कि जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी थर्मल स्टेट या टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो टंगस्टन हॉट है या नहीं है या कितना हॉट है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बिल्ड अप हो जाएगा, वो जितना हॉट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। सो ऑफ कोर्स जितना टंगस्टन हॉट है, ये लाइन, मैं अब अली वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन उतनी ही ग्राफ में ऊंची होगी, और जितना वो लेस हॉट होगा टंगस्टन, ये लाइन ग्राफ में उतनी ही नीचे ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन रहेगी स्ट्रेट ही। क्यों? क्योंकि अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट है ही नहीं, ये डिपेंडेंट है किसी और चीज पे, और वो चीज कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है शामिल, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में शामिल नहीं है। ये बात सबको क्लियर होती है? जी सर। सो जीरो ऑर्डर किसी भी और चीज पे डिपेंड कर सकता है except for the concentration of reactant. That's why we take it as 0, and concentration for any reactant of the world when raised to power 0, the answer is simply 1 as per mathematics. ठीक है, it's nothing chemistry, it's all mathematics. Okay, so first order पे आते हैं। first order में हमने N2O लिया, laughing gas actually, नाइट्रस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, इसे कार्स में स्पीडिंग रिएक्शंस के लिए भी, स्पीड अप करने के लिए, स्पीडिंग ट्रिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वंस अगेन हम उसके डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एज अ कैटलिस्ट बात कर रहे हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि जो नाइट्रस के जो हमने वो गेम्स होती है ना बड़ी बड़ी मशहूर, उसमें जो नाइट्रस होता है वो उसकी प्राइस अच्छी खासी रखी जाती है, ठीक है, कि इन गेम प्राइस जो होती है, क्यों? क्योंकि उसके गोल्ड कैटलिस्ट यूज करने होते हैं उसके फिन्स के लिए, जो कि उस प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ठीक है। जितना अच्छा आपने गोल्ड बेस्ड फिन वहां पर लगाया होगा, नाइट्रस कंजम्पशन जहां पर हो रही है, उतना ही ये अच्छा रिएक्शन होगा और आपके पास गैसेस का बर्स्ट निकलेगा, जो कार को जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, राइट। जो भी थोड़ी बहुत फैसिनेशन रखते हैं या कार गेम्स जिन्होंने प्ले की हुई है, उन्हें बड़ी इजीली ये पॉइंट समझ में आ जाता होगा। ये गेम्स बेसिकली साइंटिफिक फैक्ट्स पर ही बिल्डअप की होती हैं, ठीक।
तो रेट इक्वेशन को देखते हैं। रेट इक्वेशन सिंपली डिपेंड करती है N2O पर। लेकिन मैंने पीछे एक बात क्लियर की थी, कल के कोर्स में शामिल थी ये बात, मैं स्पेशली इस वक्त खुजैमा अलवान और रोमा के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चे कल उस टाइम पे नहीं थे, तो देखिए इक्वेशन को देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से स्टोइकोमेट्रिकली स्पीकिंग हमारे पास N2O से पहले बैलेंसिंग नंबर है 2, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये और रिएक्शन ऑर्डर जो हो वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो। टेक अ लुक, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाउ डू वी गेट टू नो दैट? वी गेट टू नो दैट बाय डूइंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हम इन्हें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसे फाइंड आउट करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आप हर इक्वेशन याद नहीं कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट उसके लिए होगा। ये अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्डली सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया है तो आपने ये रेट इक्वेशन लिखते हुए N2O को 1 कह देना है, क्योंकि वो मेंशन कर चुका है वो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसका मतलब है पावर हर सूरत 1 होगी, ये ना ये 0 हो सकती है ना ये 2 हो सकती है। ठीक, जल्दी खत्म करते हैं, 1 मिनट रहता है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू K N2O, और इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट प्लॉट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, कोई और नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरतीब से। क्लास अभी एंड हो जाएगी, 12:05 पर वापस आते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर नाउ अल्लाह जी सर। हाफिज, लेट्स कम बैक एट 12:05। जी सर।